नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट ने ब्रिटेन, जर्मनी सहित करीब 15 देशों में पैर पसार लिया है। दुनिया भर की सरकारें इससे निपटने के लिए सख्ती बरत रही हैं। हमारे यहां भी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई नई गाइडलाइंस जारी की हैं। लेकिन WHO का कहना है कि कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो वैक्सीनेशन ही ओमिक्रॉन से बचने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि मॉडर्ना और फाइजर का भी बयान आया है वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर भी आज थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे अपने मेहमानों से। आज हम ओमिक्रॉन से जुड़े खतरों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको ओमिक्रॉन पर पैनिक नहीं करना है। जरा सी सावधानी से आप आसानी से इससे बचाव भी कर सकते हैं। क्यों अब आपको कोविड नियमों का पालन पर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए। चर्चा से पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। कोरोना की दूसरी लहर से अभी लोग उबर ही रहे थे कि इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हंगामा मचा दिया है। अफ्रीका से निकले इस वेरिएंट ने दुनिया भर में मौजूदगी दर्ज करा दी है। बोत्सवाना से होते हुए यह ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया सहित यूरोप के कई देशों में पहुंच गया है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, नेदरलैंड, हांगकांग, स्कॉटलैंड और पुर्तगाल में भी इसके मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। अब इसको लेकर ग्लोबल लेवल पर अलर्ट जारी हो गया है। WHO भी हरकत में आ गया है। ओमिक्रॉन को लेकर जितना डर है उतना ही संशय भी है। WHO ने साफ किया है कि इससे डरने की नहीं, बचने की जरूरत है। WHO का कहना है कि वैज्ञानिक अभी इस वेरिएंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना संक्रामक है, बीमारी को कितना गंभीर कर सकता है और वैक्सीन इस पर कितनी कारगर होगी, इन सभी चीजों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी जुटा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने पर रोगी में वही लक्षण देखे जा रहे हैं जो कोरोना के बाकी वेरिएंट्स में देखे जाते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी सांस लेने में तकलीफ, स्वाद और गंध की क्षमता खो जाना, खांसी और बुखार आ रहा है। ऐसे में सभी देशों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से किसी भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। भारत में भी केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 1 दिसंबर से लागू होंगी। इसके मुताबिक अब यात्रियों को अपने पिछले 14 दिनों की यात्रा की जानकारी देनी होगी। यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना वायरस की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी होगा। जो यात्री ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आएंगे, उनकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच होगी और वहीं उन्हें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा जांच होगी। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अगले 7 दिन तक खुद निगरानी करनी होगी। ओमिक्रॉन से बचने को लेकर WHO का कहना है कि इसके लिए एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वहीं ओमिक्रॉन की दुनिया भर में चिंताओं के बीच बूस्टर डोज की जरूरत को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। अमेरिका और यूरोप के कई देश तो पहले से ही बूस्टर डोज देना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब भारत में इसे लेकर सरकार जल्द रिपोर्ट जारी कर सकती है। फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरत रहे हैं तो डरने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। WHO जो बात कह रहा है उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इनफैक्ट हमारे देश में भी यही कहा जा रहा है, इसको नए वेरिएंट को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बुनियादी तौर तरीके हैं यानी कि जो एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करने का, स्ट्रिक्टली फॉलो करने का वक्त आ गया है।
सवाल आज के 3 होंगे जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा घूमेगी खास मेहमानों के साथ। पहला सवाल होगा, ओमिक्रॉन वाकई में कितना खतरनाक वेरिएंट है और इसका खतरा किस तरह का है? कौन कौन से खतरा जब हम कहते हैं तो किस तरह का खतरा है? क्या सिर्फ कंटेजियस है, लीथल कम है, या लीथल भी है? तो खतरा किस तरह का? दूसरा सवाल, क्या वैक्सीन ले चुके लोगों को भी ओमिक्रॉन से खतरा है? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, आज अपने मेहमानों से इसका जवाब भी लेंगे। और तीसरा सवाल कि क्या वाकई बूस्टर डोज ओमिक्रॉन से बचाएगी? यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। तो ये आज के हमारे 3 सवाल। अब मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा साहब, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया साहब, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर लहरिया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर लहरिया, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज मॉडर्ना का बयान भी आया इस बाबत कि उनको नहीं मालूम है कि जो पुरानी वैक्सीन्स हैं वो ओमिक्रॉन पर कारगर होंगी या नहीं होंगी, और संभवतः इसी पसोपेश में फाइजर भी है। हमने देखा कि इन बयानों के बाद पूरी दुनिया में एक पैनिक का माहौल आया। आपका टेक इस वक्त क्या है सर? क्या वाकई में ऐसे कोई ठोस एविडेंस हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकें कि जो मौजूदा वैक्सीन्स हैं वो ओमिक्रॉन पर असरदार नहीं होगी? जो एक बात याद रखने की है वो यह है कि ओमिक्रॉन में कुछ म्यूटेशंस हैं जो पहले भी पाए गए हैं, जैसे कि बीटा और लैम्डा में, और उन वेरिएंट की वजह से कुछ इम्यून एस्केप था। लेकिन हमें याद रखना होगा कि आज की जो परिस्थिति है वो आज से 6 महीने पहले या 1 साल की परिस्थिति से पूरी तरह भिन्न है। एक बड़ी आबादी को दुनिया के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन हो चुका है, साथ में नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, उससे इम्यूनिटी आ चुकी है। तो मात्र इम्यून एस्केप हो जाने से इतना डरने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी वजह साफ है, क्योंकि इम्यून एस्केप का मतलब ये नहीं होता है कि वैक्सीन कारगर नहीं होंगी। उसका मतलब होगा कि वैक्सीन जितना काम कर रही हैं उसकी तुलना में थोड़ी सी कम असरकारक हो जाएंगी। तो हमें याद रखना है कि वैक्सीन तो एक बड़ा जो हमारे 4 चीज़ें हैं उनमें से एक टूल है। फेस मास्क हमें संक्रमण से बचाएगा, उसके बाद वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन गंभीर बीमारी से बचाएगी। तो वैक्सीन ही अकेला वो नहीं है। और मुझे नहीं लगता, पहली चीज़ तो हमें इंतजार करना चाहिए कि इम्यून एस्केप के बारे में थोड़ा साइंटिफिक जानकारी आई। अभी सिर्फ एक अजम्पशन है। देखा यह जाता है कि अगर एक म्यूटेशन किसी वायरस में होता है तो जरूरी नहीं है कि बाकी म्यूटेशन के साथ भी होने पर भी वो उसी तरह की प्रक्रिया बने। तो हमें नहीं पता है, हमें इंतजार करना होगा उस संभावना के लिए कि इसमें इम्यून एस्केप है। मुझे नहीं लगता कि हमें डरने की जरूरत है। हो सकता है कि वैक्सीन में थोड़ा बहुत कमी आ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात वो यह है कि जिन लोगों ने अभी तक पहला डोज, बिल्कुल आपके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा आप तक दोबारा पहुंचने की। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर लहरिया कह रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इम्यूनो एस्केप होने का मतलब ये नहीं है कि बस अब वो प्राण घातक वेरिएंट है। इनफैक्ट इससे पहले जितने भी म्यूटेशंस हुए हैं तमाम जो है इम्यूनो एस्केप थे, यानी कि वो आपकी पहले से इम्यूनिटी को जो एस्केप करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर किसी को संक्रमण हो गया तो बहुत तय है। ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं। डॉक्टर मिश्रा, तमाम डॉक्टर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स कुछ अलग हैं, कुछ डिफरेंट है, इसमें थकान वगैरह इसमें ज्यादा हो रही है, लेकिन माइल्ड हैं। हम इस शब्द पर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं कि सिम्टम्स माइल्ड हैं और एक तरह का पैनिक ऐसा हो गया है कि बहुत भयानक ये वायरस है, अब तो दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ चली जाएगी। हमें इस बात को समझना होगा कि अगर बुनियादी एटिकेट्स का हमने पालन किया तो ये माइल्ड वर्जन जो है, वेरिएंट जो है, वो उस पर भी हम पार आसानी से पा सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, 9 नवंबर को सबसे पहली बार इस म्यूटेशन की जानकारी साउथ अफ्रीका के किसी एरिया से मिली और उन्होंने उसको भलमन साहब में WHO को बता दिया। ओके। उसके पहले ना उनके पास कोई आंकड़े थे, केवल उन्होंने ये कहा कि भाई हमको एक ये वेरिएंट हमारे जीनोमिक सीक्वेंसिंग में निकला है और ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अब आगे हम बताएंगे कि क्या होगा। तो WHO
आप समझ रहे हैं 1.5 साल में WHO ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, आपको सबको पता है। ये पहले इन्होंने इतना डिले किया पेंडेमिक को घोषित करने में, अब उन्होंने थोड़ा सा ऑफेंसिव करके 24 नवंबर को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दे दिया। उससे ये सारी दुनिया में एकदम से फैल गया वाइल्ड फायर की तरह कि साहब ये नया वेरिएंट है और बड़ा इन्फेक्शियस है और ये 6 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, इस तरह की चर्चा होने लगी। जबकि कोई एपिडेमियोलॉजिकल, डॉक्टर साहब तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं बैठे हैं साथ में, कोई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी नहीं अभी तक उपलब्ध है। WHO ने भी यही कहा है कि अभी कोई हमारे पास आंकड़े नहीं है, ये अनुमान है ये सारे। अब जो धीरे धीरे फिल्टर होके समाचार मिल रहे हैं उन एरिया से जहां पे इसका नंबर थोड़ा अधिक है, वो ये कह रहे हैं कि सिम्टम्स इसमें माइल्ड है और कोई भिन्न सिम्टम नहीं है। ये देखिए दीपक, आप याद करिए कि कोविड का स्पेक्ट्रम कितना वाइड था, माइल्ड से माइल्ड सिम्टम और लक्षण रहित के साथ साथ गंभीर बीमारी। तो वो कोई नई बात नहीं है कि कम लक्षण है। अब आपको आम इन्फ्लुएंजा भी होता है, कुछ लोगों को बहुत कसके होता है, कुछ लोगों को बड़ा माइल्ड होके निकल जाता है। तो ये वायरस का अपना चरित्र है ये। अब इसमें चूंकि म्यूटेशंस इतने ज्यादा नोट किए गए, इसलिए लोगों को ये चिंता हुई कहीं ये डेल्टा वेरिएंट की तरह बिहेव तो नहीं करेगा, उसकी तरह तो व्यवहार नहीं हो जाएगा इसका। लेकिन अभी तक के जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाकी देशों ने भी, भिन्न भिन्न देशों ने, ये नी जर्क रिएक्शन हुई है सबकी। और साउथ अफ्रीका ने इस पे आपत्ति भी जताई है कि भाई हमने आपको केवल इन्फॉर्म किया कि ये म्यूटेशन है और काफी इसमें हमें मिले हैं, स्पाइक प्रोटीन में भी इसमें बदलाव है और एंड डोमेन टर्मिनल में भी बदलाव है। तो इतनी बात थी। अब इनके पास जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, वहां जो साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स भी, फिजिशियंस भी जो दे रहे हैं समाज, कुछ इंफॉर्मेशन आई है उसमें कह रहे हैं सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं और उस तरह का नहीं है जैसा लोग समझ रहे थे। लेकिन इसमें बात समझने की यही है कि ठीक है, अब जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो, वो लोग RT-PCR नेगेटिव के साथ फ्लाइट में बैठेंगे, यहाँ के फिर से स्क्रीनिंग होगी, जिससे कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी कंसर्न है तो वो भी LA हो जाएगा। और मैं समझता हूँ अगले 2 हफ्तों में इसके बारे में काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्या कर... तो ओमिक्रॉन कॉज ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन क्या ये कॉज ऑफ पैनिक भी है? आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर लहरिया, ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल था, जो सीक्वेंस आप देखिए इसके ओरिजिन से लेकर और अब तक की जो कहानी है, क्या इसमें किसी लॉबी या किसी अननेसेसरी जानबूझकर किया गया पैनिक की सुगबुगाहट है? जिस तरह से मॉडर्ना सामने आए, बयान दे दिया तुरंत आनन फानन में, फाइजर का भी इसी तरह का कुछ बयान है। UN टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मैं कल देख रहा था, उन्होंने तो घोषित कर दिया कि $2 ट्रिलियन का नुकसान होने वाला है टूरिज्म इंडस्ट्री को ओमिक्रॉन की वजह से, जितना पिछली बार हुआ था। तो ये तुरंत जो नतीजे पर पहुंच जा रहे हैं, क्या ये आपको लग रहा है कोई साजिश है इसके पीछे या जेन्युइन कंसर्न है? चलिए इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कुछ तथ्यों की। तो पहला वैज्ञानिक तथ्य यह है कि एक नया वेरिएंट है जिसमें वास्तव में 50 म्यूटेशन है ना। उसके बाद अब इस पर क्या किया जाए, इसको वैज्ञानिक एक्सपर्ट कमेटी ने देखा और उन्होंने कहा कि 50 म्यूटेशन है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पहले ऐसे संकेत दे चुके हैं कि खतरनाक हो सकते हैं, ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है या इम्यून एस्केप हो सकता है। तो उसके आधार पर सब लोगों को सतर्क करने के लिए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। अब बात आती है देशों के ऊपर और बाकी सारे स्टेक होल्डर की। तो यह आम सी बात है कि कुछ सारे देशों को अपने यहाँ पर बचाव के लिए कदम उठाने होंगे, लेकिन यह भी सच है कि कुछ देशों ने एक्सेसिव स्टेप्स लिए, जैसे कि उन्होंने फ्लाइट्स को बंद कर दिया, बॉर्डर सील्स कर दिए, जो एक्सेसिव हैं क्योंकि उस समय तक इतनी जानकारी नहीं थी। उसकी बजाय जो भारत कर रहा है वो काफ़ी हद तक सही है कि जो आने वाले लोगों का टेस्टिंग किया जाए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया जाए और सतर्कता बरती जाए। फिर बात आती है लोगों की और अन्य स्टेक होल्डर्स की। जैसे कुछ लोग बात करने लगे कि इसमें वैक्सीन में इम्यून एस्केप होगा, हम नई वैक्सीन की बात की जाए, तो हर स्टेक होल्डर इसको अपने नज़र से देख रहा है। और जब इस तरह के सारे नॉइजेज होते हैं, वॉइसेज होते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है सब लोगों के लिए कि हम एक रिलायबल सोर्स से और एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करें। सबसे अच्छी बात यह है कि 25 तारीख को जब इसको WHO ने बताया कि इस पर कमेटी बैठेगी और 26 तारीख को जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया, तो उस समय काफी ज्यादा पैनिक था। लेकिन तब से 4 दिन में माहौल काफी बदला है। अब लोग बैलेंस बातें कर रहे हैं और अप्रोच सिंप्लीफाई हो चुकी है।
लेकिन साथ में मुझे लगता है कि जब इस तरह की बातें होती हैं कि वैक्सीन कितनी असरकारक होगी, तो अगर हम इसका पॉजिटिव पहलू देखें तो एक अच्छी बात यह भी हो सकती है कि अब हम कम से कम इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि अगर वेरिएंट्स आ रहे हैं तो हमें किस तरह की वैक्सीन बनानी चाहिए। क्या मल्टी वैलेंट वैक्सीन बनाएं जो अलग अलग वेरिएंट्स पर काम करेगी, और उस डायरेक्शन में विचार भी शुरू होगा। बिल्कुल। तो मैं हर जो इस तरह की प्रक्रिया होती है उसके नकारात्मक पहलुओं के साथ कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं। बिल्कुल जरूरी स्वाभाविक इस बात का है कि हम उस डायरेक्शन में ट्रैक रखें कि वो और हम ये भी रहे। देख रहे हैं, इसका अगर सकारात्मक जैसा आपने कहा, इसका अगर हम देखें तो इस सो कॉल्ड पैनिक की वजह से कम ये हुआ है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए अब ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहे हैं। तो कम से कम जो लोग छूट गए थे या हेजिटेंसी दिखा रहे थे उनके लिए ये एक थोड़ी सी सिचुएशन अलार्मिंग वाली हो गई है। डॉक्टर मिश्रा, क्विकली ले देकर कुल मिलाकर हमारे पास वैक्सीनेशन जो है वो क्रूशियल भी है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर भी वही है इस वक्त, चाहे वो ओमिक्रॉन हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। देखिए, आप मेरे से आज किसी ने पूछा, आपके मित्र थे, पत्रकार हैं, कि साहब मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, अब ओमिक्रॉन आ गया तो कहते हैं मैं कौन सी लगवाऊं, ये मेरे से प्रश्न किया। मैंने कहा आप बिना सोचे समझे कोवैक्सीन लगवा लीजिए। कोवैक्सीन चूंकि पूरे वायरस से बनी हुई वैक्सीन है, तो अगर कोई प्रोटेक्शन देगी वैक्सीन तो होल वायरस से जो बनी हुई है वो थोड़ी ज्यादा कारगर होगी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी। जैसे हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट में भी 50% एफिकेसी थी कोवैक्सीन की, जो उन्होंने लांसेट में पब्लिकेशन किया है। और बाकी वैक्सीन ट्वीक करनी पड़ेंगी, जैसे फाइजर, मॉडर्ना, mRNA तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। और ये अभी कोविशील्ड के विषय में कोई इस तरह का बयान नहीं सामने आया, लेकिन वो भी इसको ध्यान में रखेंगे अब जो भी नए बैचेस बनेंगे। और जैसे डॉक्टर लहरिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका मतलब यही है कि जैसे इन्फ्लुएंजा की आती हैं मल्टीवैलेंट वैक्सीन, बिल्कुल, और तो वो फिर ज्यादा वायरसेस को, जैसे HPV की आती है, कितने 4 वायरस को वो कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें एक सकारात्मक बात भी है, और बिल्कुल भी इसमें पैनिक करने की बात नहीं है। अपने बचाव के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 1.5 साल से हम सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही अगर लोग करेंगे। और आप दोनों जैसे एक्सपर्ट हमारे हर शो पे आए हैं और लगातार हमारे दर्शकों को अवेयर भी करते रहे हैं, और जो हम इतना समझ पाए हैं वो यही है कि म्यूटेशन वायरस का स्वभाव है, वो म्यूटेशन आगे भी करता रहेगा, आगे भी म्यूटेशन होते रहेंगे, लेकिन उस म्यूटेशन को किस तरह से उसकी परिभाषा गढ़ के समाज के बीच में रखा जा रहा है और उसको कितना सही रूप में आपको लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब अलग। इस वक्त मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, ये 4 हथियार आपको याद रखने हैं। ओमिक्रॉन हो या कोई भी वेरिएंट आए, ये 4 हथियार अगर आपके पास हैं तो स्वाभाविक है कि आप बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर लहरिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मिश्रा, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।